तो उस इंपॉर्टेंट सेक्शन में मान के चलिए कि 25 में से अगर 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे फिनेंशियल मार्केट से, इसका मतलब ये सेक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर पीटी इन यूपीएससी। इस उत्तर को देने के लिए भी आपको ठीक ठाक इन डिटेल जानकारी होनी चाहिए थी। कम से कम आपको ये पता होना चाहिए था कि इनको कौन इंप्लीमेंट करता है। कुल मिला के ये क्वेश्चन भी हार्ड लेवल में ही काउंट होगा, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता होने के लिए कि ये दोनों काम भी ये संस्था करती है कि नहीं, आपको ठीक ठाक पढ़ा हुआ होना चाहिए। दूसरा कहता है बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स आर कैपिटल रिसिप्ट। सरकार अगर उधार लेती है और विनिवेश करती है, विनिवेश करना यानी सरकार अपनी कंपनियों को बाजार में बेच देती है, तो इसको कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर विनिवेश करेंगे यानी सरकार अपने एसेट्स को मार्केट में बेच देगी, तो सरकार के एसेट्स में कमी आएगी। स्वागत है आप सभी का धनंजय आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी आपके अपने चैनल पर। पिछले कुछ वीडियोस से आपको ये तो अंदाजा लग ही गया होगा कि हम लोग एक्सक्लूसिवली आप लोग के लिए यूपीएससी का एक बैच लेकर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों के लिए एक हम लोगों ने पहल शुरू की है, जिससे कि आप लोगों को एक गाइडलाइन मिल सके कि आप घर में भी तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं। तो आपके इकोनॉमिक्स का सेक्शन मैं डील करूंगा। तो मैंने सोचा कि आपको एक गाइडलाइन इस तरीके से दिया जाए कि आप मोटा मोटी एक तरीका अपना सको कि किस सेक्शन पे हमको ज़्यादा एम्फसाइज करना है, किस सेक्शन पे हम कम एम्फसाइज भी करें तो चल जाएगा, और विशेष रूप से जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए कितने डीप नॉलेज की आवश्यकता है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए इस 25 मई को यानी 25 मई 2025 को हुए यूपीएससी पीटी के एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को हम आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर कि ना सिर्फ हम लोग क्वेश्चन के आंसर्स को समझेंगे, बल्कि अगर बहुत जानकारी ना हो तो भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे या आने वाले परीक्षाओं में कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चाएं हम लोग कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। यहाँ पे प्रश्न को उस सीक्वेंस में नहीं रखा गया है जिस सीक्वेंस में एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में लाया गया था। हम लोगों ने क्या किया है कि क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है, सो दैट आपको ये समझ में आ सके कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि वेटेज किस चैप्टर का ज्यादा रहता है, ताकि अगर आप घर में भी तैयारी की शुरुआत करते हैं तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि किन सेक्शंस पे हमको ज़्यादा एम्फसाइज करना है। तो चलिए, जो पहला सेक्शन है हमारा, इस सेक्शन का आप हेडिंग देख चुके हैं। इस सेक्शन का नाम है फिनेंशियल मार्केट यानी वित्तीय बाजार। तो यहां से कितने प्रश्न पूछे गए, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और कितने प्रश्नों को आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अटेम्प्ट ले सकते थे, जिसके लिए बहुत जानकारी होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया था, 4 ऑप्शंस दिए गए। 4 ऑप्शंस क्या क्या है? बॉन्ड है, हेज फंड है, स्टॉक है, वेंचर कैपिटल है। अब यहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के कौन से यहां पे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अगर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में आपको जानकारी ना हो तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं ले सकते। इसलिए अगर आप हमसे पूछे तो मेरे हिसाब से एक नॉर्मल छात्र के लिए ये टफ लेवल के क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर छोटी सी जानकारी अगर आपको पता चले कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो होता है, इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होता है वो होता है 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ से नीचे आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो एक्चुअली जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वो अमीरों की दुनिया का म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे नॉर्मल जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया जाता, ऐसे जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ पे कि रिस्क तो ज़्यादा होता है लेकिन रेट ऑफ रिटर्न भी जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस हमको दिए गए हैं उसमें से हेज फंड एंड वेंचर कैपिटल, ये दोनों जो है ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का एग्जाम्पल है। तो अब यहां से हमसे पूछा गया है कि इनमें से कितने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के एग्जाम्पल्स हैं। तो कितने हैं भाई? तो 1 है और 2 है। तो यहां पे ओनली 2 हमको ऑप्शन बी में दिख रहा है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को आप तभी अटेम्प्ट ले सकते थे अगर आपको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में जानकारी हो तभी, यानी जो बहुत ज़्यादा जानकार बच्चा नहीं है, जिसने तैयारी नहीं की है, वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी फिनांस की दुनिया से है या फिर
फाइनेंशियल मार्केट से। चलिए समझते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे कि आप थोड़े आईक्यू के इस्तेमाल से बना सकते थे। कैसे, समझते हैं। यहां पे एक रिपोर्ट का नाम दिया गया है। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है। यहां पे कहा जा रहा है कि यहां पे आरबीआई कंपनियों को कहता है, विशेष रूप से लिस्टेड कंपनीज को कहता है कि आपको BRSR रिपोर्ट सबमिट करना होगा। चलिए, अब यहां पे इसी बात को पढ़ते हुए हमको समझ में एक बात आ गई कि यहां पे जो लिस्टिंग वाली जो काम होती है ये होता है स्टॉक एक्सचेंजेस में, और स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करता है सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जाहिर सी बात है कि सेबी के डोमेन का काम जो रहेगा वो आरबीआई वहां पे इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी कि ये कथन जो है, आप थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाएं तो ये आप समझ सकते हैं कि ये कथन सही है या गलत है। चलिए दूसरे कथन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि इन इंडिया कंपनी सबमिटिंग अ BRSR मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट्स आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। अब देखिए दूसरे कथन में आते हैं। यहां पे सस्टेनेबिलिटी नाम का एक शब्द इस्तेमाल किया गया। सस्टेनेबिलिटी यानी कि जो चीज हम लंबे दौर तक सस्टेन कर सके, जो कि नेचर के लिए, सोसाइटी के लिए सस्टेनेबल हो। ठीक है। तो ये जो नेचर के लिए और कह सकते हो सोसाइटी के लिए जो चीजें सस्टेनेबल होती है वो जनरली देखा जाता है वो नॉन फाइनेंशियल नेचर का ही होता है। यानी कि ये कथन भी सही है या गलत है आप यहां से डिराइव करके समझ सकते थे, और ये कथन क्या है? सही है। ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को मॉडरेट लेवल पे डाल के छोड़ेंगे, क्योंकि आप वहां पे एग्जामिनेशन प्रेशर में आप इस चीज को यहां से कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा की है। खैर, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है 2 ओनली, क्योंकि यहां पे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन भी जो है ये भी पूछा गया है आपके फाइनेंशियल मार्केट से। चलिए देखते हैं। अब यहां पे कह रहा है बॉन्ड होल्डर्स के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। अब ये बॉन्ड होल्डर्स कौन होते हैं? जनरली किसी कंपनी को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी जनरली पैसा मार्केट से लेने के लिए दो तरीके या दो इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। जनरली और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन इन जनरल जो इंस्ट्रूमेंट्स जो कंपनियां इस्तेमाल करती हैं मार्केट से कैपिटल लेने के लिए, उसमें से एक तरीका होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है बॉन्ड। तो इक्विटी शेयर जो होता है वहां पे आप क्या करते हो, किसी कंपनी को अपना हिस्सेदार बनाते हो, और वहीं जब आप बॉन्ड इशू करते हो तो वो एक तरीके से आपने कंपनी के नाम पे किसी जनता के एक समूह से आपने उधार लिया है। ठीक है। अब यहां पे अगर आपने किसी से उधार लिया है तो जाहिर सी बात है कि उसको पैसा रिटर्न करना आपके लिए एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अब इतनी जानकारी अगर किसी के पास है तो ये क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर सकता था। कैसे, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1 कह रहा है एज regards return from an investment in a company, generally bond holders are considered to be relatively at lower risk than stockholders. अगर हम लोग स्टॉक होल्डर और बॉन्ड होल्डर को कंपेयर करें तो वहां पे बॉन्ड होल्डर जो होता है वो लेस रिस्की ऑप्शन में रहता है। क्यों रहता है भाई? क्योंकि कंपनी को मुनाफा हो चाहे लॉस हो उसको उससे कोई लेना देना नहीं होता है, उसको उसके पैसे वापस मिलेंगे। वही जो स्टॉक होल्डर होता है उसको इंतजार करना पड़ता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो तभी उसको पैसे मिलेंगे। यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? यहां पे सही हो गया। खाली हमको यही पता है कि भाई बॉन्ड होल्डर ने कंपनी को उधार दिया है और उधार का पैसा लौटाना कंपनी की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। चलिए स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहता है? बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर टू अ कंपनी whereas स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर। अगर आप कंपनी के पार्टनर हो तो जाहिर सी बात है होल्डर हो गए, ओनर हो गए। वहीं अगर आपने बॉन्ड खरीदा है तो एक तरीके से आपने कंपनी को उधार दे रखा है। बातें हमारी यही से शुरू हुई थी, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? सही। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? फॉर रिपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज ओवर स्टॉक होल्डर्स ऑफ अ कंपनी।
हमने क्या कहा था, जब पैसे वापस करने की बारी आएगी तो कंपनी बॉन्ड होल्डर को पहले पैसा देगा, उसके बाद स्टॉक होल्डर को पैसा देगा। यानी तीसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया। अगर आपको सिर्फ इतनी ही भी जानकारी हो कि कंपनी अगर बॉन्ड जारी कर रही है और आप बॉन्ड खरीद रहे हो तो कंपनी आपको हर हाल में पैसा लौटाएगी। अगर आप शेयर होल्डर हो तो कंपनी को प्रॉफिट होगी, तब आपको पैसा मिलेगा, अन्यथा पैसा नहीं मिलेगा। इतनी भी जानकारी, इतना क्वेश्चन बनाने के लिए सफिशिएंट था, इसलिए इस क्वेश्चन को हम मॉडरेट लेवल पे डालते हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस कैसे हैं उस तरीके को भी हम लोग देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के ऑप्शंस कैसे रखे गए थे। ऑप्शन कहता है बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। यानी स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 दोनों करेक्ट है और दोनों मिलके स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है। हालांकि हम लोग का सही उत्तर यही है, लेकिन बाकी जो ऑप्शंस हैं वो भी कुछ इसी तरीके से है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहां पे भी ये भी क्वेश्चन फाइनेंशियल मार्केट से ही है। यहां पे क्या कह रहा है, इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली दैट दस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम। कह रहा है कि दुनिया भर में जितने शेयर ट्रेडिंग होती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में ट्रेड किया जाता है। चलिए हम मान लेते हैं कि हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, यानी ये कथन सही है या गलत है हमको बिल्कुल जानकारी नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, India's stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong's at some point of time। बोला कि भारतीय स्टॉक एक्सचेंज ऐसा है कि ये इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज को भी कई एक बार इसने पछाड़ दिया है। इसके बारे में भी मुझे कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। चलिए तीसरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी either to warn the small investors about the risk of option trading or act on unregistered financial advisors in this regard। बोल रहा है कि भारत में छोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, निवेशक होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर जो अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए भारत में कोई भी रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है। अगर आपको सिर्फ माइनरली इतनी जानकारी हो कि इन सब काम के लिए भारत में सेबी एग्जिस्ट करता है, या फिर इतना ही हम लोग सोचे कि भारत सरकार इतनी इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है कि एक बहुत बड़ा तबका जो हमारे देश में है वो स्मॉल इन्वेस्टर्स का ही है, उसको ऐसे ही अपने हालात के आधार पर छोड़ दे, इतनी इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमारी नहीं हो सकती। तो आप यही से जान जाइएगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी दो स्टेटमेंट के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट जो है ये गलत है, यहां से हम लोग कंफर्म हो चुके हैं। अब ऑप्शंस को जब हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें कि 3 नंबर ऑप्शन हमको दिख ही रहा है। 3 स्टेटमेंट्स ऐसे, 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें कि स्टेटमेंट नंबर 3 हमको दिख रहा है, यानी ये 3 आंसर तो हमारा हो ही नहीं सकता है, तो बचा एक यही आंसर होगा। यानी एक तरीके से इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल लॉजिकल थिंकिंग के माध्यम से सॉल्व कर सकते थे। इसके लिए आपको किसी तरह की किताबी नॉलेज की आवश्यकता थी ही नहीं। यानी कुल मिला के ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि इजी लेवल पे आएगा। क्यों आएगा आप समझ चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनफैक्ट अगले क्वेश्चन की तरफ नहीं, अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट से कुल मिला के 4 प्रश्न देखे। इस बार यूपीएससी ने 25 प्रश्न पूछे थे इकोनॉमिक्स से, 100 में 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन यानी 1/4 एक तरीके से वेटेज। और इतने बड़े सेक्शन से आप मान सकते हो कि हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसको बिना टेंशन के छोड़ नहीं सकते हैं। यानी इकोनॉमिक्स को आपको काम करना ही होगा, ये इतना ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो उस इंपॉर्टेंट सेक्शन में
मान के चलिए कि 25 में से अगर 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे फिनेंशियल मार्केट से, इसका मतलब ये सेक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर पीटी इन यूपीएससी। चलिए अगले सेक्शन की ओर चलते हैं। अगला सेक्शन जो है हमारा मनी एंड बैंकिंग से। मनी एंड बैंकिंग से जो हमारा पहला सवाल पूछा गया है वो यहां पे पूछा गया है कि आरबीआई आखिर पैसे कैसे कमाता है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट द्वारा इश्यू किए गए डेट इंस्ट्रूमेंट को आरबीआई खरीदता और बेचता है एंड हेंस मेकिंग प्रॉफिट। तो हम लोग जानते हैं कि आरबीआई को हम लोग बैंकों का बैंक तो कहते ही हैं, साथ में हम उसको भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में भी जानते हैं, और साथ ही साथ ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के एजेंट के रूप में भी काम करता है। तो एजेंट के रूप में यहाँ पे इसका ये भी काम होता है कि सरकार ने जो डेट इंस्ट्रूमेंट इश्यू किया है उसको मार्केट में बेचे और जरूरत पड़ने पे मार्केट से उसको खरीद भी ले। ठीक है, यानी कि यहां पे आरबीआई काम तो करता है, लेकिन क्या इससे आरबीआई को प्रॉफिट होता है? तो हम लोग सिंपल सा बात जानते हैं कि जब आरबीआई एज एन एजेंट काम करता है तो उसकी वहां पे एक ब्रोकरेज फीस होती होगी, और ब्रोकरेज फीस आरबीआई का एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा क्या कहता है, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी। आरबीआई जो है भारत में फॉरेन एक्सचेंज का या फॉरेन करेंसी का रिजर्व भी है और रेगुलेटर भी है। तो जाहिर सी बात है आरबीआई जब सस्ते दाम पे किसी फॉरेन एक्सचेंज को खरीदता है, उसके दाम के बढ़ने पे उसको बेच देता है मार्केट में, तो हेंस मेकिंग प्रॉफिट। तो ये बात भी सही है। चलिए पेंशन फंड मैनेजमेंट। पेंशन फंड हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पेंशन फंड के लिए जो कंपनियां हैं वो ये है इंश्योरेंस कंपनियां जनरली इस फील्ड में काम करती है, एलआईसी जैसी कंपनियां। यहां पे आरबीआई कहीं से भी इंटरफेयर नहीं करता, इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला क्या कह रहा है, लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आरबीआई प्राइवेट कंपनीज को या प्राइवेट इंडिविजुअल्स को इंटरटेन नहीं करता, यानी कि ये कथन गलत है। अगला क्या कहता है, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। आरबीआई जब 2000 के नोट, 1000 के नोट, 500 के नोट या 200 के नोट प्रिंट करता होगा तो जाहिर सी बात है कि 200 के नोट को प्रिंट करने में आरबीआई को 5, 10, 50 रुपए लगते होंगे। लेकिन जब ये आरबीआई मार्केट में किसी को देता है तो उसको 200 के वैल्यू पे ही देता है। तो बीच का जो 50 रुपया लगा और जो 200 रुपया बेचा गया, ये 150 रुपया आरबीआई को प्रॉफिट होता है, जिसको हम लोग सेन्यूरेज कहते हैं, यानी सेन्यूरेज से आरबीआई को प्रॉफिट होता है। तो ये कथन सही है। अब यहां पे कहा गया है कि हमको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, पहला, दूसरा और पांचवा। पहला, दूसरा और पांचवा हमको मिल रहा है ऑप्शन डी में, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने के लिए आपको ठीक ठाक मनी एंड बैंकिंग पढ़ा हुआ होना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से हार्ड लेवल पर रखना उचित होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को जानने के लिए, इस क्वेश्चन को जब आप पढ़िएगा तो ये पहली दृष्टि में हर बात पे गवर्नमेंट का नाम ले रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। तो आपको पहली दृष्टि में ये समझ में आएगा कि भाई साहब ये तो बातें यहाँ पे हो रही हैं मिनिस्ट्री या सरकार की, गवर्नमेंट की, तो ये तो फिस्कल पॉलिसी में आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे तो बातें हो रही थी मनी बैंकिंग की। तो यहाँ पे आप जब सारे क्वेश्चन को पढ़िएगा कि डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कौन होते हैं, जो भारत में बैंकों से लोन लेके विदेश में भाग जाते हैं। ऐसा हमारे साथ बहुत बार हो चुका है, हम लोगों ने देखा है पास्ट में, ऐसे एग्जांपल्स बहुत है हमारे पास। फिर उसी बात हम लोग देख रहे हैं क्या, इन्फोर्सेस द प्रोविजन ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962। या फिर अगले ऑप्शन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैरिंग आउट बिग डेटा एनालिटिक्स टू असिस्ट टैक्स ऑफिसर्स फॉर बेटर पॉलिसी एंड नैबिंग टैक्स इवेडर्स। जब आप टैक्स इवेड करते हो, पैसा लेके विदेश भाग जाते हो, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्लैक मनी। और ब्लैक मनी को हम लोग जब पढ़ते हैं, अगर हम लोग चैप्टर वाइज देखें तो ये भी मनी एंड बैंकिंग का ही हिस्सा होता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी मनी एंड बैंकिंग में ही आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग जब देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को समझ भी लेते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। यहां पे पहले ऑप्शन में जो मैच करने में लिखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो जो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट आता है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर ही आता है। डिपार्टमेंट ऑफ
रेवेन्यू के अंदर ही आता है, यानी कि ये पहला वाला जो मैच पॉइंट है वो गलत दिया हुआ है और बाकी दोनों चीजें सही, कथन सही दिए गए हैं। और यहाँ पे बोला गया है कितने करेक्टली मैच हैं, तो 2 करेक्टली मैच्ड हैं, इसलिए यहाँ पे 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इस उत्तर को देने के लिए भी आपको ठीक ठाक इन डिटेल जानकारी होनी चाहिए थी, कम से कम आपको यह पता होना चाहिए था कि इनको कौन इंप्लीमेंट करता है। अगर इसकी जानकारी आपको सही से ना हो तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं ले सकते थे, इसलिए ये क्वेश्चन भी हार्ड लेवल में ही गिना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आरटीजीएस और एनईएफटी से। आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यहां पे क्या होता है, इंटर बैंक इंटर अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम होता है, जहां पे कि 2 लाख या उसके ऊपर का अगर आपको फंड ट्रांसफर करना हो तो हम लोग आरटीजीएस का इस्तेमाल करते हैं। एनईएफटी का इस्तेमाल होता है छोटे पेमेंट्स के लिए, यानी 2 लाख से नीचे के पेमेंट्स के लिए। और दूसरा जो दोनों में अंतर यह है कि आरटीजीएस में क्या होता है कि बल्क पेमेंट होता है और साथ ही साथ क्या होता है कि रियल टाइम में पेमेंट होता है। नाम में ही लिखा हुआ है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि आपने जैसे ही बैंक को मैंडेट दिया, बैंक क्या करेगा, आपके पैसे को तुरंत ट्रांसफर कर देगा। वहीं एनईएफटी में क्या होता है, यहाँ पे बल्क में के जगह पे बंच में पैसा जाता है। बंच में पैसा जाना है यानी कि इसकी क्लियरिंग साइकिल आधे आधे घंटे पे चलती है। आधे घंटे पे चलने का मतलब क्या हुआ कि अभी 11 बजे के बाद अगर अगला साइकिल क्लियरिंग साइकिल 11:30 बजे की है तो 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक जितने भी बैंक के पास मैंडेट्स आए होंगे पेमेंट के लिए, तो बैंक सारे पैसे को एक बार में बल्क के रूप में भेजेगा, बंच के रूप में भेजेगा। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं कि यहां पे और क्या क्वेश्चंस हैं, सॉरी स्टेटमेंट्स हैं जिसको कि हम लोग जानते चलेंगे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आरटीजीएस द सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस, यानी तुरंत पैसा भेज देता है। वाइल इन केस ऑफ एनईएफटी इट टेक्स सम टाइम टू सेटल पेमेंट, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि आरटीजीएस में तुरंत पैसे भेज जाते हैं, एनईएफटी में आधे घंटे के बाद का क्लियरिंग साइकिल होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, in RTGS the customer is charged for inward transaction while that is not the case for NEFT, यानी RTGS से अगर आप पैसे मंगवाते हो तो आपको पैसे कट के मिलेंगे, लेकिन NEFT में ऐसी कोई बात नहीं होती। ये स्टेटमेंट गलत है। RTGS और NEFT में ये जो पेमेंट का जो चार्ज लगता है वो सेम होता है, यानी अमाउंट सेम नहीं होता है, तरीका सेम होता है। दूसरा क्या कहता है, ऑपरेटिंग आवर्स फॉर RTGS आर रेस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेज व्हाइल दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनईएफटी, यानी कि आरटीजीएस जो होता है वो कुछ दिन काम नहीं करता, जबकि एनईएफटी के लिए ऐसी बात सच नहीं है। जबकि कुछ साल पहले से आरटीजीएस और एनईएफटी का आरबीआई ने 365 दिन, हफ्ते के 7 दिन, दिन के 24 घंटे के लिए सुचारू रूप से चालू कर दिया है, यानी कि दोनों भी में किसी तरह कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और ये कथन भी गलत हो गया। अब यहां पे फिर से हमसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो सिर्फ एक सही है। जितनी बातें हमने कही आरटीजीएस और एनईएफटी के बारे में, अगर इतनी बातें अगर आपको पता ना हो तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं ले सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप हार्ड में ही डाल सकते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां पे कुछ देशों के नाम दिए गए। देश के नाम क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर एंड बांग्लादेश। अब यहां पे पूछा यह गया है कि इनमें से कहां कहां हम यूपीआई से यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो यहां पे 2 देश के नाम ऐसे हैं, जर्मनी और बांग्लादेश। इन 2 देशों में यूपीआई काम नहीं करता। अब कितने देशों में काम करता है भाई, तो 1 2 3 3 में। तो यहां पे 3 ऑप्शन हमको कहां दिख रहा है, ओनली 3, ऑप्शन बी में। फिर इस क्वेश्चन को भी हार्ड लेवल में ही मानना उचित होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपको यह पता ना हो कि यूपीआई कहां कहां या किन किन देशों में काम करता है तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं ले सकते थे, यानी कि मेरे हिसाब से यह क्वेश्चन भी हार्ड लेवल में ही काउंट होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, अगला सेक्शन आ गया। तो यहां पे भी हम लोग देख रहे हैं कि 4 प्रश्न बैंकिंग से भी पूछे गए, यानी फाइनेंशियल मार्केट और बैंकिंग 2 मिलके 8 प्रश्नों के उत्तर खोज आपको देने में सहयोगी सिद्ध हो रहा है। अगर आप इन 2 सेक्शन को ठीक ठाक अगर पढ़ ले तो 25 में से अगर 8 क्वेश्चंस अगर सिर्फ 2 चैप्टर से आ जाते हैं तो मेरा मानना यह है
कि आपका जो सेल्फ स्टडी में जो एम्फोसिस होना चाहिए वो बैंकिंग एंड फाइनेंस में होना चाहिए एंड दूसरा फाइनेंशियल मार्केट में होना चाहिए। तो एक तरीके से कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा चंक ये दो सेक्शन से पूछा जाता है। और ये दोनों चैप्टर्स की खासियत ये है कि ये दोनों इंटर रिलेटेड चैप्टर्स हैं, यानी कि आप जब पढ़िएगा तो फील कीजिएगा कि कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो इंटरलिंक हो रहा है बैंकिंग से और कुछ सेक्शन बैंकिंग में ऐसे हैं जो इंटरलिंक हो रहा है फाइनेंशियल मार्केट से। तो ये दोनों चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है और ये दो चैप्टर ऐसे हैं कि जिसके बारे में आपको हर दूसरे दिन आपको पेपर में कुछ ना कुछ पढ़ने को मिल जाता है। हालांकि ये दो चैप्टर्स जो है ये पीटी के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में इससे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। चलिए अगले सेक्शन यानी एग्रीकल्चर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए एग्रीकल्चर में पहले प्रश्न को देखते हैं। एग्रीकल्चर में पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि इन इंडिया इनकम फ्रॉम allied agricultural activities like poultry farming and wool rearing in rural areas is exempted from any taxes। चलिए इसको समझते हैं कि क्या कृषि से जो अलाइड एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि मुर्गी पालन या फिर जो वुल रियरिंग होता है, क्या ये टैक्स फ्री है भारत में? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हालांकि कोई भी सरकार इस पे जनरली टैक्स नहीं लगाती, लेकिन अगर हम लोग संविधान को गौर से देखें और उसमें स्टेट लिस्ट के 46th एंट्री को देखें तो वहां पे एग्रीकल्चरल इनकम पे होने वाले टैक्सेस के बारे में ही बात की जा रही है। तो यानी कि ये कथन एक तरीके से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये पूर्णतः सही नहीं है। चलिए दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट कंसीडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या एग्रीकल्चरल लैंड को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कैपिटल एसेट नहीं माना जाता? कैपिटल एसेट नहीं मानने का कारण क्या होता है कि अगर आप कृषि वाली भूमि को अगर कैपिटल एसेट मान लोगे तो इसके खरीदने बेचने पे भी कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि किसानों को सहूलियत देने के लिए बहुत सारे चीज़ों में सरकार टैक्स एग्जेम्प्ट करती है, विशेष रूप से कृषि से संबंधित चीज़ों से। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ऑप्शन डी कि स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी ये हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के भी उत्तर देने के लिए आपको ठीक ठाक नॉलेज होना अनिवार्य था, यानी कि इस क्वेश्चन को भी हम लोग हार्ड लेवल में ही रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि वो भी एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। बोल रहा है कि हम लोग यानी भारत जो है टर्मरिक का दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। चलिए ये कथन बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि पूरे दुनिया के 62% टर्मरिक का प्रोडक्शन भारत ही करता है। और यहाँ पे अगर टर्मरिक का लार्जेस्ट कंज्यूमर भी लिख दिया जाता है तो भी सही बात होता, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा टर्मरिक का कंजम्पशन भी हम ही लोग करते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मोर देन 30 वैरायटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया। तो ये कथन भी सही है। सही बात है कि 30 से भी ज्यादा वैरायटीज हम लोग भारत में खेती करते हैं टर्मरिक की। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इसके साथ अगर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल भी लिख दिया जाता तो कह रहा है कि मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। ये कथन भी बिल्कुल सही है। यानी कुल मिला के तीनों स्टेटमेंट सही है। और हम लोग को तीनों स्टेटमेंट कहां सही मिल रहे हैं? तो ऑप्शन डी में 1, 2 एंड 3। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए भी आपको ठीक ठाक आंकड़ा पता होना चाहिए था कि टर्मरिक प्रोडक्शन में हम लोग कहां स्टैंड करते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन भी जो है वो हार्ड लेवल में ही काउंट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी जो है वो कृषि से ही है और एक सरकारी प्रोजेक्ट से है जिसका नाम है गोकुल मिशन। गोकुल मिशन के बारे में जानकारी होगी आपको कि दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था। भारतीय जो काउज एंड बफलोज के जो ब्रीड्स हैं उसके प्रोटेक्शन और उसके डेवलपमेंट के लिए।
चलिए यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर एज मेजोरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजीनियस एनिमल्स आर विथ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर्स। तो बोल रहा है क्या कि गोकुल मिशन बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि जो देसी ब्रीड्स होते हैं इनसे जो दूध का उत्पादन होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, और भारतीय किसान और जो सीमांत किसान होते हैं यही ज़्यादातर इस तरह के ब्रीड्स को पालते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा कथन क्या कहता है, इट वॉज इनिशिएटेड टू प्रोमोट इंडिजीनियस कैटल एंड बफेलो रियरिंग एंड कंजर्वेशन इन साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। तो ये इंडिजीनियस ब्रीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। अभी थोड़ी देर पहले हमारी चर्चा यहीं से शुरू हुई थी, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने कथन सही है, तो बोथ आर 1 and 2। आपको जब तक गोकुल मिशन के बारे में पढ़ा हुआ नहीं होता आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं ले सकते थे, लेकिन मोटा मोटी अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो आप एक आइडिया लगा के भी समझ सकते थे कि हाँ भाई सही बात है, जो किसान होते हैं छोटे किसान विशेष रूप से वहीं गाय भैंस इत्यादि जानवर को पालते हैं। और भारत में ये नाम से भी समझ में आ रहा था कि गोकुल जो है वो गायों से संबंधित एक टर्म यूज होता है, तो उनसे रिलेटेड ही ये दूसरा स्टेटमेंट भी होगा। तो यहां पे थोड़ा सा आईक्यू इस्तेमाल करके आप इसके सही उत्तर तक पहुंच सकते थे। तो एक तरीके से इस क्वेश्चन को मॉडरेट लेवल का कहा जा सकता है, कुछ लोगों को ये हार्ड भी लग सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यानी इंडस्ट्रीज। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एग्रीकल्चर से कुल मिला के 3 प्रश्न पूछे गए। हालांकि अगर हम लोग यूपीएससी मेंस की सिलेबस की बात करें तो एक बहुत बड़ा सेक्शन कैरी करता है एग्रीकल्चर। तो अगर आप मेंस के लिए तैयारी करेंगे तो आपकी पीटी के लिए तैयारी ऑटोमेटिकली वहां पे कंप्लीट हो जाती है। तो आपको अगर यूपीएससी के आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप मेंस की तैयारी को तो साइमल्टेनियसली साथ में लेके चलेंगे। तो एक तरीके से आप बिना अलग से तैयारी किए हुए भी आप एग्रीकल्चर सेक्शन से पूछे गए जो पीटी के प्रश्न हैं उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि इंडस्ट्रीज से पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। तो क्या मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो कि यूएस द्वारा इनिशिएटेड एक मुहिम है, क्या भारत इसका हिस्सा है? तो बिल्कुल हाँ, भारत इसका हिस्सा है। दूसरा कहता है द पार्लियामेंट इन 2023 हैज अमेंडेड द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 इन एम्पावरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूसिवली ऑक्शन माइनिंग लीज एंड कंपोजिट लाइसेंसिंग फॉर सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स। सॉरी, ये तीसरा स्टेटमेंट है। ये तीसरा स्टेटमेंट भी हालांकि सही है कि 2023 में पार्लियामेंट ने माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया था। दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि इंडिया जो है वो एक रिसोर्स रिच कंट्री है और जितने भी 30 तरह के क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं वो भारत में मिलते हैं। चलिए, क्या भारत में 300 क्रिटिकल मिनरल्स मिलते हैं? अगर आप हाल फिलहाल की न्यूज को देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोडक्शन पे और उसके एक्सपोर्ट पर डोमिनेंस है चाइना का। इनफैक्ट कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिसका कि 90% प्रोसेसिंग चाइना ही करती है और वहां पे किसी तरह के रोक टोक से भारत की इंडस्ट्रीज अफेक्टेड हो जाती है। अगर आप थोड़ी सी आईक्यू लगाएं कि भाई एक तरीके से ये भी सोचा जा सकता है कि भारत ठीक है, बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत तरह की मिनरल्स यहाँ पे मिलती हैं, लेकिन क्या सब तरह के मिनरल्स भारत में मिलना लॉजिकली पॉसिबल है? तो ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। अगर आप इसमें थोड़ा लॉजिक लगाएं तो पहला तीसरा स्टेटमेंट अगर आपको ना भी पता हो तो भी। अब हम लोग जब ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग पा रहे हैं क्या कि पहले वाले में, दूसरे वाले में और चौथे वाले में हमको ये दूसरा ऑप्शन मिल ही जा रहा है। यानी कुल मिला के अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा लें तो आपको पता चलेगा कि इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वहां पे एग्जामिनेशन प्रेशर में क्या आप ये लॉजिकली आप इतना सोच सकते हैं कि सारे मिनरल्स भारत में मिलना पॉसिबल नहीं है। अगर आप इतना सोच लेते हैं और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले लेते हैं, फिर भी इस क्वेश्चन को मॉडरेट में रखना ही उचित होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन नहीं था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी जो है ये इंडस्ट्रीज से ही है। यहां पे कुछ
बोर्ड्स के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ मिनिस्ट्रीज के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन किस जो पेयर्स है वो कितना सही से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे दिया गया है कि नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंडर में आता है? तो नहीं आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज में आता है। कॉयर बोर्ड आता है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में, और नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। दो दो कटकुट लग चुका है, यानी कुल मिला के इसमें से एक भी मैच पेयर सही नहीं है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा नन। हालांकि ये प्रश्न भी हार्ड लेवल में ही काउंट होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न जो कि इंडस्ट्रीज से है। कुछ कार्य दिए गए, क्या कार्य है भाई? तो प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, रिफाइनिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस। इसमें से कहा गया है कि कितना काम यहाँ पे एक्टिविटीज जो परफॉर्म किए जाते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा। तो जान लीजिए कि जो प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल है और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस है, इन दोनों एक्टिविटीज को पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड परफॉर्म नहीं करती, बल्कि इसको जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, वो देखती है। यानी कि पहला और अंतिम जो कथन है वो गलत है, बाकी मिला के जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। और यहां पे पूछा है कितने स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट कितने सही है? बी सही है। कुल मिला के ये क्वेश्चन भी हार्ड लेवल में ही काउंट होगा, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता होने के लिए कि ये दोनों काम भी ये संस्था करती है कि नहीं, आपको ठीक ठाक पढ़ा हुआ होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नहीं, अगला सेक्शन जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। यहां पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज अबाउट सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है? जहां पे चीजों को जो प्रोडक्शन किया जाता है उसको रिसाइकल एंड रीयूज के पर्पस में लाया जाता है, ताकि रॉ मटेरियल के कॉस्ट में हमारी कमी आए और साथ ही साथ पर्यावरण को जितना नुकसान अभी तक हम लोग पहुंचाते आए हैं उस नुकसान में कमी आए। अगर सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में ये दो स्टेटमेंट अगर आप जानते हैं, तो इन दोनों स्टेटमेंट के माध्यम से ही, या फिर कह सकते हैं इतनी ही जानकारी के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कैसे, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, एक तरीके से पर्यावरण का बचत कर रहा है। दूसरा क्या कह रहा है? सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट। जाहिर सी बात है, आप पुराने चीजों को ही रीयूज कर रहे हो तो नए इनपुट्स को आप कम यूज करोगे। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है? सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। आप जब पुराने चीजों को रीयूज कर रहे हो तो नई चीजों का रीयूज करने का उद्देश्य क्या होता है कि आप नुकसान कम पहुंचाओ या फिर एक तरीके से वेस्टेज कम करो। तो कुल मिला के ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो ऐसा स्टेटमेंट वो कहां मिल रहा है? बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। अगर सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में इतनी जानकारी अगर आपके पास होती, जितनी बातें हम लोग ने शुरू में कही थी, तो आप इस प्रश्न के उत्तर को आराम से दे ले जाते। यानी कुल मिला के इसके लिए भी थोड़ी बहुत आधारभूत जानकारी आपके पास उपलब्ध होना अनिवार्य था। यानी कि ये क्वेश्चन को भी मॉडरेट लेवल में डाला जा सकता है, ये इजी तो नहीं कहलाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके बारे में हम लोग जानते हैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है आपके घर पे ही। सोलर पैनल लगा दिया जाता है, साथ के ग्रिड से कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि अगर आपके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है तो आप बेच सको, कम प्रोडक्शन हो रहा है तो आप ग्रिड से उतनी बिजली का कंजम्पशन कर सको। अब देखते हैं यहाँ पे और क्या बातें लिखी गई हैं। इट इज लार्जेस्ट इंस्टॉलेशन ऑफ वन it targets installation of 1 crore solar rooftop panel in the residential sector। तो रेसिडेंशियल सेक्टर में 1 करोड़ रूफटॉप सोलर पैनल को इंस्टॉल करने की बात कही जाती है। बिल्कुल सही बात कही गई है, ये कहा जाता है। द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एम्स टू इम्पैक्ट ट्रेनिंग ऑन इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ सोलर रूफटॉप सिस्टम एट ग्रास रूट लेवल।
तो यहाँ पे जो है कि मंत्रालय जो है ना सिर्फ इंस्टॉलेशन बल्कि उसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस और रिपेयर को भी इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड करता है, ये कथन भी सही है। तीसरा क्या कहता है, इट एम्स टू क्रिएट मोर देन 3 लाख स्किल्ड मैन पावर थ्रू फ्रेश स्किलिंग एंड अपस्किलिंग अंडर द स्कीम कंपोनेंट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, ये कथन भी सही है। चलिए, तो यहां पे कहा गया है कि कितने कथन सही है, तो ऐसा ऑप्शन हमको ऑप्शन डी में मिल रहा है, जहां पे हमको तीनों ऑप्शन सही दिख जा रहे हैं। क्या यह प्रश्न आसान था? आसान नहीं था, क्योंकि जब तक आपको ये पता ना हो कि सिर्फ सोलर रूफटॉप लगाने के अलावा, 300 यूनिट बिजली प्रोवाइड करने के अलावा और भी कौन कौन से एस्पेक्ट्स पे मंत्रालय काम कर रही है, तब तक आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे। यानी मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी जो है वो हार्ड लेवल के क्वेश्चन में ही काउंट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगला सेक्शन से है, जिसको कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग कैटेगराइज किए। यहां पे क्या बात हो रही है? यहां पे बात हो रही है कि इंडियन रेलवे ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम क्या है, नेशनल रेल प्लान। इसका जो टारगेट है वो है कि भविष्य के लिए जो रेलवे सिस्टम है उसको 2028 तक तैयार कर लिया जाए। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये टारगेट जो है वो 2030 तक के लिए है। अगला क्या कह रहा है, कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। जो कवच सिस्टम होता है जो ट्रेन को आपस में कोलाइड होने से रोकता है, क्या इसको जर्मनी के साथ मिलकर तैयार किया गया? तो नहीं भाई, ये बिल्कुल इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है, यानी ये कथन भी गलत है। तीसरा कह रहा है, कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स फिटेड ऑन ट्रैक्स इन स्टेशन सेक्शंस। तो RFID टैग्स लगाए जाते हैं ट्रैक पर कुछ कुछ स्टेशन पे, ताकि ट्रेन के आवाजाही को देखा जा सके, मॉनिटर किया जा सके। ये कथन बिल्कुल सही है। अब यहां पे पूछा गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। गलत है, तो पहला दूसरा गलत है। पहला दूसरा हमको कहां दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है। ये क्वेश्चन भी टफ लेवल में ही काउंट होगा, क्योंकि इसके लिए आपको इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में ठीक ठाक जानकारी उपलब्ध होना जरूरी था। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? गवर्नमेंट इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए या इन्फ्लुएंस करने के लिए जिन नीतियों को अपनाती है उसको हम लोग फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति कहते हैं। यहां पे फिस्कल पॉलिसी जो पहला सवाल पूछा गया है कैपिटल रिसिप्ट से पूछा गया है। इनफैक्ट तीनों ही जो है कैपिटल रिसिप्ट से ही सवाल है। कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट ये दोनों मिला के सरकार की आमदनी का दो स्रोत बनता है। जहां पे रेवेन्यू रिसिप्ट से सरकार के लाइबिलिटीज में जो होती है कोई वृद्धि नहीं होती, और ना ही सरकार के एसेट्स में कोई कमी आती है। वहीं अगर कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो या तो सरकार के एसेट्स में कमी आती है या फिर सरकार की लाइबिलिटीज बढ़ जाती है। वहीं अगर रेवेन्यू रिसिप्ट की जगह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो सरकार के इन खर्चों से सरकार की किसी तरह की लाइबिलिटी में कमी नहीं आती और ना ही किसी एसेट में वृद्धि होती है। लेकिन वहीं अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये सरकार के वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिससे या तो सरकार के एसेट्स में वृद्धि होती है या फिर सरकार की लाइबिलिटीज में कमी आती है। इतनी जानकारी के बाद हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट, कैपिटल रिसिप्ट्स क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉजेज अ रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कैपिटल रिसिप्ट सरकार के एसेट में कमी लाती है या फिर लायबिलिटी में वृद्धि लाती है, और ये कथन अभी हम लोगों ने पढ़ा और ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा कहता है बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स आर कैपिटल रिसिप्ट। सरकार अगर उधार लेती है और विनिवेश करती है, विनिवेश करना यानी सरकार अपनी कंपनियों को बाजार में बेच देती है, तो इसको कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर विनिवेश करेंगे यानी सरकार अपने एसेट्स को मार्केट में बेच देगी तो सरकार के एसेट्स में कमी आएगी, यानी ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर सरकार किसी से इंटरेस्ट पे पैसा ले तो वो सरकार के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करेगी, लेकिन सरकार ने किसी को उधार दे रखा है, उससे सरकार को इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, तो इससे सरकार के किसी तरह के लायबिलिटी में कोई वृद्धि नहीं होती, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो यहां पे पूछा गया है कितने स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा सही है। अगर आपको फिस्कल पॉलिसी का बेसिक कंसेप्ट नहीं पता हो तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे, यानी कि ये क्वेश्चन भी हार्ड लेवल में ही काउंट होने के लिए उपयुक्त है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले दो जो प्रश्न हैं, ये दो प्रश्न
एक तरीके से कह लीजिए कि यूपीएससी के इतिहास में पहली बार इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे अगले दोनों प्रश्न में सरकार एग्जाम बोर्ड ने क्या किया है कि अभी तक जो आप सिर्फ फॉर्मूला के रूप में फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट इत्यादि चीजों को फॉर्मूला के रूप में आप जानते थे, यहाँ पे सरकार ने क्या किया, सॉरी बोर्ड ने क्या किया है कि आपसे एग्जैक्टली अमाउंट दे के आपसे पूछ दिया है कि भाई फिगर या आउटकम क्या होगा। जैसे पहला सवाल हमसे पूछा जा रहा है, हालांकि कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं थे, आपको कागज कलम की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप मेंटल कैलकुलेशन से भी इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन बशर्ते आपको फॉर्मूला पता हो। जैसे पहला जो स्टेटमेंट है क्या कह रहा है, सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80,000 करोड़ एंड द रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर 60,000 करोड़, द गवर्नमेंट फिर क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट बजट हैज आल्सो शोन बोरोइंग्स ऑफ 10,000 करोड़ एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 60,000 करोड़, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए अब देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। बोला है रेवेन्यू डेफिसिट इज 20,000 करोड़। रेवेन्यू डेफिसिट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है भाई, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80,000 करोड़ है, जहां पे रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो 60,000 करोड़ है, तो दोनों माइनस करेंगे तो 20,000 करोड़ ही निकलेगा, यानी पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है फिस्कल डेफिसिट इज 10,000 करोड़। फिस्कल डेफिसिट हम लोग कितना कैसे निकालते हैं, तो फिस्कल डेफिसिट का अगर जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग्स। यानी फिस्कल डेफिसिट से हमको ये देखना पड़ता है कि सरकार को आखिर उधार कितना लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फिस्कल डेफिसिट के लिए जो बाकी जानकारी देनी थी वो सर यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन डायरेक्ट बोल दिया गया है कि सरकार ने 10,000 करोड़ उधार लिया है। तो 10,000 करोड़ अगर उधार लिया है तो फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू 10,000 करोड़, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में भी दे रहा है, यानी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, प्राइमरी डेफिसिट इज 4,000 करोड़। प्राइमरी डेफिसिट जिसको प्राथमिक घाटा भी कहते हैं, प्राथमिक घाटा को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट में से उस पैसे को घटा देते हैं जो सरकार ने इंटरेस्ट के रूप में चुकाया है, यानी फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इक्वल्स टू प्राइमरी डेफिसिट। तो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट कितना है, 10,000 करोड़, इंटरेस्ट पेमेंट कितना है 6,000 करोड़, दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा 4,000 करोड़, ऑप्शन में भी 4,000 करोड़ दे रहा है। यानी कुल मिला के तीनों स्टेटमेंट सही है। तीनों स्टेटमेंट हमको कहां सही मिल रहा है, ऑप्शन डी में। कुल मिला के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने के लिए भी आपके पास बेसिक कंसेप्ट होना अनिवार्य था। बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए था, यानी ये क्वेश्चन भी हार्ड लेवल में ही काउंट होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है, जहां पे कि आपको सरकार बोर्ड ने 3 डेटा दिया है सरकार के खर्चों के बारे में। क्या कह रहा है, अ कंट्रीज फिस्कल डेफिसिट स्टैंड्स एट 50,000 करोड़। सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा जो है वो 50,000 करोड़ है। रिसीविंग 10,000 करोड़ थ्रू नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, जो सरकार डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा लाती है या फिर पब्लिक अकाउंट में जो पैसा जमा होता है उसको हम लोग नॉन डेट क्रिएटिंग ये कहते हैं कैपिटल एसेट्स कहते हैं। फिर क्या कह रहा है, सॉरी कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, द कंट्रीज इंटरेस्ट लाइबिलिटीज आर 1,500 करोड़। व्हाट इज द ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। जैसा कि अभी हमने कहा कि प्राइमरी डेफिसिट हम लोग कैसे निकालते हैं, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो यानी हमको दो ही चीज चाहिए, फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट। यानी कुल मिला के जो ये 10,000 करोड़ का आंकड़ा बीच में दिया गया है, ये गुमराह करने के दिया गया है, एक फिक्टिशियस डेटा है। कुल मिला के हमको चाहिए क्या, 50,000 में से हमको 1,500 करोड़ को घटाना है, यानी आंसर आ जाएगा 48,500 करोड़, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस क्वेश्चन में भी ना सिर्फ आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे जो कंफ्यूजन के लिए एक बीच में डेटा डाल दिया गया था उससे आपको अपने आप को बचाना भी होगा, यानी ये क्वेश्चन भी जो है वो हार्ड लेवल में ही काउंट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये फिस्कल फेडरलिज्म से है, और फिस्कल फेडरलिज्म का एक जीता जागता जो एग्जाम्पल है वो एक तो जीएसटी काउंसिल हो जाता है और दूसरा होता है फिनांस कमीशन। फिनांस कमीशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि फिनांस कमीशन जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है 5 वर्षों के लिए, जहां पे कि ये तय किया जाए कि जो सरकार के पास जो टैक्सेस आएंगी उसका स्टेट के साथ वो कितना हिस्सा शेयर करेगा। अभी 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं, और इससे पहले 15वीं वित्त आयोग के जो चेयरमैन थे वो थे श्रीमान एनके सिंह। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स दिए गए, हम लोग देखते हैं किसके बारे में हम लोग कितना जानते हैं। चलिए पहला स्टेटमेंट दे रहा है
It has recommended a grants of 4,800 crores from year 2022-23 to year 2025-26 for इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स टू इनहांस एजुकेशनल आउटकम्स। 2022-23 से लेकर 2025-26 तक 4,800 करोड़ दिया गया, देने के लिए बात कही गई है ऐसे राज्यों को जो कि अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चाह रही है। हम लोग को इस स्टेटमेंट के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। अगले स्टेटमेंट को देखते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? 45% ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द यूनियन टैक्सेस आर टू बी शेयर्ड विद स्टेट्स। कह रहा है कि 45% जो टैक्स का हिस्सा होगा वो राज्यों के साथ केंद्र सरकार बांटेगी। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि 14th फिनांस कमीशन जो था उसने कहा था कि केंद्र जो है अपने टोटल टैक्स का 42% राज्यों के साथ बांटेगा, लेकिन 15th फिनांस कमीशन ने रिकमेंड किया कि नहीं, दैट शेयर शुड बी 41%, और 42% से 41% तक आने का जो लॉजिक दिया गया कि उस 1% को जो नए जो दो ये बने थे यूनियन टेरिटरीज बने थे, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, वहां पे खर्च किया जाए। यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है, दिस शुड बी 41%। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? 45,000 करोड़ आर टू बी केप्ट एज परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव फॉर ऑल स्टेट्स फॉर कैरिंग आउट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। बोला कि 45,000 करोड़ जो है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए रखा जाए रिजर्व करके। अगला कह रहा है इट री इंट्रोड्यूस टैक्स एफर्ट क्रिएशन क्राइटेरिया टू रिवॉर्ड फिस्कल परफॉर्मेंस। फिस्कल परफॉर्मेंस यानी कि जो राज्य अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करते हैं तो उनको कहते हैं रिवॉर्ड दिया जाए। अगर आपने फिनांस कमीशन के बारे में, 15th फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन के बारे में बहुत जानकारी नहीं रखी होगी और सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट पता हो जो कि सबसे कॉमन जानकारी है, तो भी आप इस प्रश्न को सही से सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि हम लोग को पता है कि दूसरा कथन गलत है। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी दूसरा स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी दूसरा स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी दूसरा स्टेटमेंट है। सिर्फ ऑप्शन सी ऐसा है जहाँ पे कि आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन 2 स्टेटमेंट 2 एग्जिस्ट नहीं करता। कुल मिला के आप अगर फिनांस कमीशन के डिवोल्यूशन में खाली इतना पता होता कि द रेशियो इज 41%, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। यानी कि बहुत जानकारी की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक जानकारी की जरूरत थी, इसलिए इस क्वेश्चन को हम मॉडरेट लेवल पे रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नहीं, अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, और अगला सेक्शन जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। क्या कहता है? इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर विच विल कनेक्ट। तो INSTC किसको किसको कनेक्ट करेगा, इससे संबंधित ये प्रश्न है। इसके जो शुरुआती जो फाउंडर्स थे वो था इंडिया, ईरान एंड रशिया। ठीक है, तो इंडिया, ईरान और रशिया नहीं तो इंडिया, ईरान और रशिया ने इसे शुरुआत किया था, लेकिन बाद में 13 कंट्रीज और उसको इसमें जुड़ गए। इसका उद्देश्य क्या है कि सेंट्रल एशिया तक चीज़ों को रोडवेज से हम लोग पहुंचा सके। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन जो हमको दिख रहा है वो दिख रहा है ए में, इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान, और ये स्टेटमेंट सही है। ये क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन में कहलाएगा, क्योंकि अगर आपको इस अलायंस के बारे में पता ना हो तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां पे बिम्स्टेक के बारे में कुछ कंडीशन कथन दिए गए हैं। हालांकि बिम्स्टेक के बारे में प्रश्न इसलिए पूछे गए थे क्योंकि हाल फिलहाल में बिम्स्टेक समिट होना था जब ये एग्जाम होने वाला था। चलिए देखते क्या है। कह रहा है इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स टिल जनवरी 2025, यानी 2025 जनवरी तक इसके कुल 7 सदस्य हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, 7 सदस्य हैं। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ ढाका डिक्लेरेशन इन 1999। ढाका डिक्लेरेशन से नहीं, ये बैंकॉक डिक्लेरेशन जो कि 1997 में साइन किया गया था, इससे ये
एग्जिस्टेंस में आया था, यानी ये दूसरा कथन गलत है। तीसरा क्या कह रहा है, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल आर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ बिम्स्टेक। तो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल के बारे में कह रहा है, ये फाउंडिंग मेंबर है। ये फाउंडिंग मेंबर वाला जो स्टेटमेंट है ये दो तरीके से गलत है। क्यों? पहला गलत इसलिए है क्योंकि नेपाल इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, नेपाल, भूटान ये सब बाद में जुड़ा था, और फाउंडिंग मेंबर में एक म्यांमार भी है जिसका नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी जो है ये गलत है। फिर कह रहा है, इन बिम्स्टेक द सबसेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया। जो टूरिज्म का सबसेक्ट है उसको इंडिया लीड कर रहा है। ये कथन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से कथन सही है। पहला और चौथा सही है। पहला और चौथा जो एज ऑप्शन हमको कहाँ मिल रहा है, तो हमको मिल रहा है ऑप्शन सी में, जो इसका सही उत्तर होगा। कुल मिला के ये क्वेश्चन भी हार्ड ही क्वेश्चन कहलाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जानकारी अगर आप इसके बारे में नहीं रखे हुए हो तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि इंटरनेशनल अलायंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ही है। यहां पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक। और ये फंड जो है शुरू करने वाला जो संस्था है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है। और ये क्वेश्चन भी हार्ड क्वेश्चन ही है, क्योंकि इसके लिए भी आपको नॉलेज होना अनिवार्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां पे एक सवाल दिया गया है आईबीआरडी के बारे में, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिनको नहीं पता है उसको जानकारी बता दूं कि 5 संस्थाएं मिलकर वर्ल्ड बैंक बनाती हैं, और जिसमें जो पहली संस्था थी वो आईबीआरडी ही थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्रीज। तो बोल रहा है क्या है कि ये मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन्स और गारंटीज प्रोवाइड करता है। तो अगर आप वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हो तो ये बात जानते ही होंगे कि ये डेवलपमेंट के लिए फंडिंग करता है, और ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इट वर्क्स सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। बोला है कि ये इकलौती ऐसी संस्था है जो गरीबी दूर करने के लिए काम कर रही है। ये अगर आप लॉजिक लगाएं तो आपको लगता है कि सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ एक संस्था होगी जो गरीबी कम करने के लिए काम कर रही होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दूसरा, इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प यूरोप रिबिल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म होता है तो चाहे जीतने वाले देश हो चाहे हारने वाले देश हो, दोनों देशों की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। और उस समय एक कॉन्फ्रेंस हुआ था ब्रिटेन वुड यूएसए में, और उसी समिट का एक आउटकम या 2 आउटकम हुए थे, एक आईएमएफ और दूसरा वर्ल्ड बैंक, या वर्ल्ड बैंक उस समय आईबीआरडी के नाम से जाना जाता था। तो इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य क्या था कि यूरोप में जो देश बर्बाद हो चुके हैं, जिसका इंटरनेशनल ट्रेड खत्म हो चुका है, उसको रीबिल्ड करना। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए अब देखिए, इस क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट नंबर 2 में आप सिंगल हैंडेडली वाले शब्द पे अगर आपने फोकस किया होता तो आपको समझ में आ जाता कि ये स्टेटमेंट तो गलत है। और उसके बाद जब ऑप्शन में आते तो आप पाते कि स्टेटमेंट 2 तीन ऑप्शन में उपलब्ध हैं, और ये तीनों स्टेटमेंट आंसर नहीं हो सकते थे, और यही आंसर इसका सी होता। एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे, बाकी ऑप्शन अगर आपको नहीं पता होता तो भी। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन इजी नहीं कहलाएगा, ये मॉडरेट लेवल में आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, ये थे वो प्रश्न जो कि इस बार 2025 में यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किए गए पीटी के एग्जाम में पूछे गए थे इकोनॉमिक्स सेक्शन से। आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा कि आपको जो तैयारी करनी है उसकी दशा और दिशा क्या होनी चाहिए। और बाकी आप आगे के गाइडेंस के लिए धनंजय आईएएस के यूट्यूब चैनल से जरूर बने रहिए, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन इज आवर गारंटी। और यहाँ के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिला हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। ऐसी किसी वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।